नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। चलिए उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गुरुवार को मसूरी पहुंचे, जहां वो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो देहरादून से सड़क मार्ग के जरिए मसूरी पहुंचने पर उपराष्ट्रपति का अकेडमी प्रशासन की ओर से गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अकेडमी के निदेशक ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया, जबकि इस दौरान उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। अकेडमी परिसर पहुंचने के बाद उपराष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति यहां वर्ष 2024 बैच के आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों और द्वितीय चरण के व्यावसायिक प्रशिक्षण के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। उनके दौरे को देखते हुए मसूरी और अकेडमी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख मार्गों पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साथ ही यातायात व्यवस्था पर विशेष नजर रखी जा रही है। उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह देखने को मिला। सड़क किनारे मौजूद लोगों का उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार भी किया। वहीं उत्तराखंड आंदोलन के प्रमुख नेता और उत्तराखंड के गांधी के नाम से प्रसिद्ध इंद्रमणि बडोनी को उनकी पुण्यतिथि पर मसूरी में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मसूरी स्थित बडोनी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान इंद्रमणि बडोनी अमर रहे के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। वक्ताओं ने कहा कि इंद्रमणि बडोनी ने अलग उत्तराखंड राज्य, पहाड़ की संस्कृति, पहचान और स्थानीय हितों की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इंद्रमणि बडोनी विकास मंच के महामंत्री प्रदीप भंडारी ने सरकार से मांग की है कि बडोनी के जीवन और विचारों को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि नई पीढ़ी उनके संघर्ष और योगदान को समझ सके। साथ ही मसूरी में उनके जीवन पर आधारित संग्रहालय और उनके नाम पर एक ऐतिहासिक भवन स्थापित करने की मांग भी उठाई गई। कार्यक्रम में भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि बडोनी के अलग उत्तराखंड राज्य के सपने को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साकार किया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार भी बडोनी के विचारों के अनुरूप उत्तराखंड के विकास, पर्यटन और स्थानीय हितों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि उनके विचारों को आगे बढ़ाना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पर्वतीय गांधी के रूप में विख्यात इंद्रमणि बडोनी जी की 27वीं पुण्यतिथि है और हमने आज यहाँ पर हमेशा की तरह जो है उन्हें याद किया है। पूरी मसूरी ने उनको याद किया है। यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी गई है और इस अवसर पर जो है हम लोगों ने यही एक मांग की है, सरकार से मांग की है, प्रशासन से मांग की है कि बडोनी जी एक मात्र पहाड़ के नहीं पूरे विश्व के वो एक मार्गदर्शक हैं, एक शांति के दूत हैं और इस समाज को आगे ले जाने वाले व्यक्ति हैं। उनके जो विचार हैं वो आज भी जिंदा हैं। वो शरीर रूप से नहीं है, लेकिन उनके विचार हमेशा जिंदा रहेंगे और वो जनहित के विचार हैं उनके, तो उनके विचारों को बचाए जाने की जरूरत है। बडोनी जी जो हमारे पहाड़ के गांधी, उत्तराखंड राज्य की सोच की नींव जिन्होंने रखी और उत्तराखंड राज्य के प्रेरणा स्रोत जो रहे, ऐसे हमारे बडोनी जी की आज पुण्यतिथि पर हम सब ने मिलकर इंद्रमणि बडोनी विचार समिति के साथ श्रद्धांजलि दी। और हमारा मानना यह है कि उत्तराखंड को आज अगर उत्तराखंड हमें मिला है तो उसकी नींव, उसकी सोच जो थी वो हमारे बडोनी जी ने रखी, हमारे पहाड़ के गांधी ने रखी। वहीं मसूरी में वंदे मातरम को लेकर सियासी माहौल गर्माता हुआ नजर आया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वंदे मातरम के पूरे गायन में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए भाजपा मसूरी मंडल के कार्यकर्ताओं ने पिक्चर पैलेस कुलड़ी क्षेत्र में प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसे राष्ट्रगीत के सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वंदे मातरम देश की राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक रहा है। ऐसे में इसके सम्मान को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस राजनीतिक कारणों से राष्ट्रगीत जैसे संवेदनशील विषय पर भी राजनीति कर रही है। मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता निधि बहुगुणा ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम की भावनाओं का प्रतीक है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर विकास के मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप भी लगाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रगीत के सम्मान को बनाए रखने की बात कही। अरे बंकिम चंद्र जी ने लिखा था आनंद मठ में, जो सन्यासी जो विद्रोह हुआ था उसके ऊपर, वो हिंदू थे, बंगाली थे, तो जायज है कि जो उनकी इमेजरी होगी उसमें दुर्गा माँ होगी, शक्ति होगी, और क्या बुरा है इसमें। इसमें हम बोलते हैं कोटि कोटि कल कल निनाद करें, मतलब कोटि कोटि कंठ हम सब एक साथ उठें, कोटि कोटि हमारी जो बाहें हैं वो एक साथ देश को बचाएं।
देखिए, एक बहुत ही गंभीर विषय है और इसे गंभीरता से लेना बड़ा अनिवार्य है। 15 अगस्त के दिन हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम को एकाएक रुकवाया गया, अपमान करा गया, प्रसिद्ध चिन्ह लगाया गया कि क्यों उसे बजाया जा रहा है, क्यों उसे सुना जा रहा है। और ये सारा कार्य जो है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने करा। और बहुत ही दुख का विषय है कि एक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसने भारत में कई वर्ष अपना कार्य करा और नेतृत्व संभाला, उन्हें वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मसूरी में महिला कांग्रेस ने सद्भावना दिवस मनाया। इस अवसर पर बारिश के बावजूद महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ बाइक रैली निकाली और राजीव गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। रैली मसूरी के विभिन्न मार्गों से होते हुए गांधी चौक पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने देश में आपसी भाईचारा, एकता और सद्भाव बनाए रखने का संकल्प भी लिया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने कहा कि राजीव गांधी के आधुनिक भारत के निर्माण और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि उनकी जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य समाज में प्रेम, सौहार्द और एकता का संदेश फैलाना है। जसबीर कौर ने कहा कि खराब मौसम और बारिश के बावजूद महिला कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ और बड़ी संख्या में महिलाओं ने बाइक रैली में हिस्सा लेकर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराया। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, सूचना क्रांति के दाता, भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है और उनका 82वां जन्म दिवस आज हम मना रहे हैं। तो आज हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए थे और सारी महिलाओं ने मिलकर यहाँ पर बाइक रैली निकाली है, क्योंकि राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बने उस समय हमारा देश जो है बहुत महिलाओं को उतनी मान सम्मान नहीं था, आरक्षण नहीं था। तो उन्होंने महिलाओं के आरक्षण की बात करी और उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि पंचायती राज में मिलना चाहिए, विधानसभा में मिलना चाहिए और प्रत्येक उसमें महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। और बच्चियों की शिक्षा पे उन्होंने बहुत जोर दिया। तो इसको लेकर आज हमने यहाँ पर बाइक रैली निकाली और मेरा मानना ये है कि राजीव गांधी जी एक ऐसी हस्ती थी, क्योंकि जब उनकी माता जी का देहांत हुआ सन 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, उसके बाद उनको देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, क्योंकि वो पेशे से पायलट थे और उनको राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। परंतु उनकी सोच इतनी अधिक थी कि उन्होंने 6 वर्ष उनको मात्र मिले और 6 वर्षों में उन्होंने हमारे देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उन्होंने पूरे देश के लिए बहुत काम किए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने कार्य किए। और उनकी सोच ऐसी थी कि वो चाहते थे कि हमारा भारत देश जो है जाति, धर्म और भेदभाव से उठकर ऊपर चले। इसलिए आज हम इस दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। वहीं उत्तराखंड के खटीमा में विद्युत केबल चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 2.5 लाख रुपए कीमत की चोरी की गई विद्युत केबल और वारदात में इस्तेमाल की गई कार बरामद की है। जानकारी के अनुसार ग्राम चंदेली में 11 kV विद्युत लाइन से केबल काटकर चोर कार के जरिए फरार होने की कोशिश कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर दी और ग्राम बडिया की भीम कॉलोनी के पास एक संदिग्ध कार को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार से करीब 165 टुकड़ों में कटी हुई विद्युत केबल बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सीओ खटीमा नीरज सिमवाल ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि उनका क्षेत्र में हुई अन्य विद्युत केबल चोरी की घटनाओं से भी कोई संबंध है या नहीं। पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अलीम, जुनैद, मोहम्मद अयूब और पिंटू कुमार सिंह के रूप में हुई है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। के क्षेत्र में ये सूचना प्राप्त हुई कि जो बिजली विभाग के जो तार होते हैं, इस तार के जो बड़े जो गट्ठर होते हैं, जिसमें कि 81 तार थे और लगभग 1 से 1.5 फीट के जो तार थे, उसके 2 बड़े गट्ठर चोरी हुए हैं। पुलिस के द्वारा तुरंत नाकाबंदी की गई, जगह जगह चेकिंग की और चेकिंग के उपरांत एक गाड़ी, एक वाहन मिला, जिस वाहन में 4 लोग सवार थे। उस वाहन की जब चेकिंग की गई तो पता चला कि उसमें इन्होंने चोरी का सारा सामान रखा हुआ है। गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया गया। 4 लोगों को भी फिलहाल वो पुलिस कस्टडी में है। फिर आगे बिजली विभाग की द्वारा तहरीर के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा तहसील क्षेत्र के ग्राम भैंसिया में बस्ती का रास्ता बंद किए जाने का मामला सामने आया है। इसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है और उन्होंने उपजिलाधिकारी खटीमा को शिकायती पत्र सौंपकर रास्ता खुलवाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी बस्ती में करीब 25 से 30 परिवार रहते हैं और वर्ष 2019 से सभी लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल आवागमन के लिए कर रहे थे। आरोप है कि 30 जून 2026 को रास्ते के बीच करीब 30 मीटर हिस्से को बंद कर दिया गया। ग्रामीणों का दावा है कि रास्ते पर धान की फसल लगाकर
तारबाड़ कर दी गई और उसमें करंट भी छोड़ा गया, जिससे बच्चों और आम लोगों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार रास्ता बंद होने से बच्चों को स्कूल आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि जिस भूमि को लेकर रास्ता बंद किया गया है वो संबंधित व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, रास्ता दोबारा खुलवाने और दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। अब सभी की नज़र प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। इसमें आज कंचनपुरी ये भैंसिया के कुछ लोग आए हैं जिन्होंने एक प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी महोदय के नाम दिया है। इनके द्वारा बताया गया है कि जो हमने किसी ओम प्रकाश निषाद पुत्र राम सुमेर से जमीन खरीदी थी, परंतु उसमें जमीन का जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते को बीच में किसी चरणजीत सिंह ने बंद कर दिया है, जबकि ये रास्ता पहले से चलता आ रहा है। इसमें विभाग ने पाइपलाइन भी डाली है, परंतु ये परेशान करने की नीयत से रास्ता बंद करे, जिससे कि हमारा आवागमन बंद हो गया है। इसमें संबंधित राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक से जांच कराते हुए अपने अभिलेखों के अनुसार देखा जाएगा कि इसमें रास्ता है या प्लॉटिंग जब काटी होगी तो वो रास्ता था। जो भी इसमें कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई वो करी जाएगी। अगर रास्ता हमारे रिकॉर्ड के अनुसार या प्लॉटिंग के अनुसार रास्ता है तो रास्ता खुलवाया जाएगा। संबंधित पक्ष का भी बयान लेते हुए उससे भी अपने अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा, तत्पश्चात ही कोई कार्रवाई की जाएगी। सर, उसमें ये कहना चाहूँगा कि बाबा जी से जो है जो आबादी बसी है वहाँ पर प्लाटिंग वगैरह हुई है, तो उसमें प्लाटिंग के साथ साथ जो है बाबा जी ने रास्ता दिया था सारे लोगों को 15 फीट का, जिसमें से 30 मीटर रास्ता चरणजीत सिंह ने बंद कर दिया। ये जगह खरीदी थी, कम से कम 4-5 साल पहले जगह खरीदी थी हमने बाबा जी से, और ये हमारा हाईवे रोड से 200 मीटर रोड है 15 फीट का, तो इन्होंने बीच में 30 मीटर रोड हमारा बंद कर रखा है। वहीं मसूरी में लगातार हो रही बारिश लोगों पर भारी पड़ रही है। मसूरी कैंपटी रोड स्थित साझा दरबार के पास भूस्खलन की चपेट में आने से एक मकान और दुकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए। हादसे के बाद पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और अब उसके सामने सिर छिपाने तक का संकट खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि देर रात परिवार को जमीन खिसकने का आभास हुआ, जिसके बाद सभी लोग किसी तरह घर से बाहर निकल आए। परिवार के बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद मकान और दुकान भरभराकर मलबे में तब्दील हो गए। हादसे में घर का सामान, घरेलू वस्तुएं और दुकान का सामान भी मलबे में दबकर नष्ट हो गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी वर्षों की मेहनत एक पल में खत्म हो गई और अब उनके पास रहने के लिए छत भी नहीं बची है। घटना की जानकारी मिलने पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मामले का संज्ञान लिया और एसडीएम मसूरी राहुल आनंद को आपदा मानकों के तहत पीड़ित परिवार को सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने भी सरकार से पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की मांग की है। सभासद है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा हादसा हो गया है, पूरा परिवार ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है, पर सामान और घर तो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। बस भगवान को इतना शुक्र है कि अपने आप पूरा परिवार किसी तरह से जान बचाकर भाग गए। बच्चे सब पूरे फैमिली रहती थी। नुकसान तो आप लोगों ने देख ही जाओ, करोड़ों का सामान तबाह हो गया। पूरा मकान 2-3 मंजिल का जो आवास भवन था पूरी तरह से तबाह हो गया। हम लोगों ने बस सरकार से बस एक गुहार करते हैं कि पीड़ित परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। पहले तो मैं बहुत ही बड़ा दुखद विषय है कि एक परिवार का घर चला गया जो कि हद बेघर हो गया, और उसके साथ साथ मैं धन्यवाद करता हूं इनकी सोच समझदारी का कि जिन्होंने उस समय बच्चों को और अपने परिवार को यहाँ से कुशल यहाँ से बाहर बचाया। और आजकल जो आप भी देख रहे होंगे कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश की वजह से जिस तरह से कहर हर जगह आपदाएं आ रही है, तो हर जगह कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। और जो ये नुकसान हुआ है ये बहुत ही गरीब परिवार है जिनके जो यहाँ पे बच्चे यहीं स्कूल पढ़ते थे, जिनका रहने का जो एक आवासीय था यहाँ पे जो हाथ बेघर हो गया, उसके लिए मैं सरकार और प्रशासन से भी मदद की मैं विश्वास है मुझे कि जरूर इस परिवार को मदद मिलेगी। पूनम जी, कैसे हुआ ये पूरा हादसा और कैसे आप लोगों ने जान बचाई? बच्चों को भी अपने आप को भाग की जान बचाई और हमारा तो जो सामान था हम कुछ नहीं निकाल पाए और हम तो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो हम भाग के हमने अपनी जान। और सारा सामान तबाह हो गया, तो क्या आप किस तरीके की मदद, कोई अभी सिस्टम पहुंचा है आप लोगों के पास? चाहते कि हमें मदद मिले, आर्थिक सहायता मिले, मदद मिले।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे देहरादून की। देहरादून में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और युवाओं और उद्यमियों से संवाद किया। देखिए। विकास विभाग और अनेक विभाग, उसके मंत्री आदरणीय भरत चौधरी जी, उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री आदरणीय खजानदास जी, हमारे वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, रायपुर विधानसभा के हमारे बहुत ही सीनियर और कर्मठ विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, हमारी कैंट विधानसभा की बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीमती सविता कपूर जी, और सभी हमारे सचिव श्री धीराज गर्ब्याल जी, उनके सभी अन्य सहयोगी हमारे अधिकारीगण, और आज जिनके निमित्त ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है, ऐसे इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वयं सहायता समूह की बहनें, हमारे अन्नदाता किसान भाई बहन, सभी युवा उद्यमी, मीडिया के हमारे मित्र, अन्य सभी महानुभाव, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सब का भी मैं आज के कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और ये आज का जो कार्यक्रम है ये केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के गांवों में जो सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, हमारी बहनें लखपति बनी हैं, लखपति के बाद अब करोड़पति बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और सच में आप सबको देखकर सभी बहनें जब यहाँ पर आ रही थी और उनको सम्मानित करने का अवसर मुझे और हमारे सभी मंचस्थ लोगों को हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि आपको सम्मान करके हम स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। और यही सकारात्मक परिवर्तन हमारे जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए कदम है, उसको करीब से अनुभव करने, करीब से देखने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। और आज ये मुझे देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे गांव प्रदेश के विकास के अब केवल सहभागी नहीं बन रहे, बल्कि अपने पूरे सामर्थ्य, परिश्रम और अपनी पूरी संभावनाओं के बल पर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारे प्रदेश में बहुत सारी प्रकृति के द्वारा दी हुई हमको धरोहरें हैं, बहुत हमारा आशीर्वाद है। अभी जैसा भरत चौधरी जी ने बताया कि मैं अभी इससे पहले एक पलायन निवारण आयोग की बैठक में सम्मिलित होकर आप सबके बीच में आया हूं, और पलायन हमारे यहाँ की बड़ी समस्या के रूप में हमेशा से एक चुनौती हमारे सामने रहा है। लेकिन तब और अब में बहुत अंतर होता जा रहा है। अब आप जैसी बहनें जो काम कर रही हैं, इतने सुंदर सुंदर उत्पाद बना रही हैं। मुझे भी अभी देखे कोई लिंगड़े का अचार देके गई, कुछ मुझे प्रसाद देके गई, कुछ अन्य जो है जो उनके द्वारा बनाए हुए अच्छे अच्छे पूजा स्थल थे, मंदिर थे। तो मैंने देखा कि वास्तव में जो भी उत्पाद आपके द्वारा बनाए जा रहे हैं उनकी मांग आज देश और दुनिया में बढ़ रही है। और मैं आपकी इस मेहनत को, आपकी लगन को, आपके परिश्रम को और आपके स्किल को मैं नमन करना चाहता हूं कि कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा काम कर रही हैं आप। आपके उत्पादों की पहचान बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है। कठिन परिस्थितियां होते हुए भी आपके चेहरों पर जो मैं मुस्कान देख रहा हूं, सुकून देख रहा हूं, आत्मसंतोष का भाव दिख रहा हूं, और एक आत्मविश्वास भी मैं आपके चेहरों पर देख रहा हूं। जो बहनें पहले घर चलाती थी, अब वो घर परिवार तो चला ही रही हैं, घर परिवार के साथ साथ पूरा गांव भी चला रही हैं। पूरा
पूरे प्रदेश की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को चलाने में भी अपना योगदान दे रही हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ रही हैं। हमारा प्रदेश का जो परिवेश है वो कठिन है और इन कठिन परिस्थितियों ने हमें सिखाया है कि राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि इरादे मजबूत हैं तो हमको अपने लक्ष्य से पहुंचने पर कोई शक्ति रोक नहीं सकती है, कोई बाधा हमारे मार्ग में रुकावट नहीं पैदा कर सकती है। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश के उत्साही युवाओं में भी कुछ कर गुजरने की इच्छा है। हमारी साहसी जो मातृशक्ति है, उनके हाथों में हुनर है। हमारे जो किसान हैं, उनके पास कठिन परिस्थितियों में काम करने का अनुभव है। इतना ही नहीं, जो स्थानीय उत्पाद है हमारे देश दुनिया के बाजारों तक पहुंच बनाने की उनकी पूरी क्षमता है। जरूरत केवल इस बात की है कि उनको एक सही दिशा मिले, हुनर को जो है सही पहचान मिले, सही आवश्यकता मिले और उनके जो सपने हैं उन सपनों को नया अवसर मिले। इसीलिए मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मुख्यमंत्री उद्यमशाला ये पहले से भी चल रही थी, बहुत दिनों से चल रही थी और आप लोगों को भी इसका नाम ही नहीं पता होगा, क्या नाम था करके। कौन बताएगा? इंक्यूबेटर, रूरल इंक्यूबेटर, हाँ, तो उसको थोड़ा सरल नाम बना दिया हमने, ठीक है ना? इसका नाम थोड़ा बदल दिया था भाई साहब ने, तो हमें लगा कि नाम ऐसा होना चाहिए जो सबकी समझ में आसानी से आ जाए और ये क्या काम करती है, क्या काम ये हमारी उद्यमशाला करती है, इसमें क्या होता है, ये भी सबकी समझ में आ जाए। क्योंकि इसके पीछे हमारा हेतु है कि हमारे प्रदेश में हमारे युवा हैं, हमारे अन्य उद्यमी हैं या विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, सबको कोई ना कोई काम मिले और युवा विशेष रूप से वो रोजगार मांगने वाले न बने, ये रोजगार ढूंढ रहे हैं, बल्कि रोजगार उनको ढूंढे, उनकी योग्यता को ढूंढे कि उनके अंदर इतनी योग्यता है इसलिए इनको ये भी रोजगार इनके लिए है, ये भी रोजगार इनके लिए, ये भी काम इनके लिए है। और अब हमारी जो महिलाएं हैं वो हर क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं, गांव के साथ साथ आर्थिकी को मजबूत कर रही हैं। हमारे किसान बिचौलियों के बजाय अब सीधे उचित मूल्यों पर बाजार में अपनी उपज को पहुंचाने वाले बन रहे हैं, सीधे उनका कांटेक्ट हो रहा है। और मुख्यमंत्री जो उद्यमशाला है वो भी इसी सोच को धरातल पर उतारने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इस योजना के माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमियों को अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए, हमारी माताओं को, बहनों को, हमारे नौजवानों को किस प्रकार से उनको एक ट्रेनिंग मिल सकती है, कैसे उनका मार्गदर्शन हो सकता है। और चूंकि मैं जब भी बैठकों में जाता हूं तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमको सोच वहां से शुरू करनी चाहिए कि मैं एक सामान्य परिवेश में रहने वाली हमारी बहन को उसके बारे में विचार करें, एक सामान्य परिवार में रहने वाले किसान भाई के बारे में, एक सामान्य व्यक्ति के बारे में विचार करें कि वो किस प्रकार से इस उद्यमशाला से ट्रेनिंग ले सकता है, किस प्रकार से कुछ सीख सकता है, कैसे बैंक में अप्लाई कर सकता है, कैसे अपना काम शुरू कर सकता है और काम शुरू होने के बाद कैसे अपने जो बनाए हुए उत्पाद हैं उनको बाजार में ले जा सकता है। तो ये सभी में मुख्यमंत्री जो उद्यमशाला है वो बहुत मदद करने वाली है। और मेरा मानना है कि सही जानकारी और बाजार की कमी किसी भी मेहनती व्यक्ति के जो सपने हैं, उसकी मंजिल है, उसका उद्देश्य है, उसमें बाधा नहीं बनना चाहिए, उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के माध्यम से अभी तक 13,000 से अधिक जो है उद्यम करने वालों को सहयोग दिया जा चुका है और 8,000 से अधिक महिला उद्यमियों को, 8,000 से अधिक महिला उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को इसमें उद्यमिता से भी जोड़ा गया है और उनको आजीविका के अवसर भी प्राप्त हुए हैं।
और ये केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि किसी माँ का, किसी बहन का, उसकी मेहनत का, किसी युवा की उम्मीद का और किसी परिवार के भविष्य की एक नींव है, फाउंडेशन है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड की मातृशक्ति जिस आत्मविश्वास के साथ, सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रही है, वो हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है। आज जहां एक और प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 5 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को 70,000 से भी अधिक स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा चुका है, वहीं ये हमारे लिए, मैं तो आपकी मेहनत को, आपके मिशन को, आपके उद्देश्य को और आपकी सामर्थ्य को प्रणाम करता हूं कि हमारे प्रदेश की 3 लाख बहनें अभी लखपति दीदी बन गई हैं, जो महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक बड़ा उदाहरण है। और जैसा भरत चौधरी जी कह रहे थे कि लखपति बनने में ही रुकना नहीं है, अब हमको करोड़पति बनने की दिशा में भी आगे बढ़ना है। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से आपके मन में संतोष हो रहा है, आपको अपनी मेहनत पर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से वो मंजिल भी आप सबको प्राप्त होगी। और हमारी जो बहनें हैं, उन्होंने साबित किया है कि वो अवसर मिलने पर कोई भी काम कर सकती हैं, गांव बदल सकती हैं, परिवार बदल सकती हैं। और आज हमारी बहनें पहाड़ी मसालों से लेकर मड़वा, झिंगोरा, दालों, शहद, अचार, जैम, हस्तशिल्प के काम, ऊनी उत्पाद और स्थानीय कला तक को एक व्यवसाय का रूप दे रही हैं, आजीविका का बड़ा माध्यम बन रही है। और लोगों के लिए भी एक बड़ा जो है उनके उत्पादों को खरीदने की बड़ी जो है उनके अंदर इच्छा है, लोगों की खरीदना चाहते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देशवासियों से ये अपील की कि कोई भी पर्यटन करने के लिए यहां आए, यहां दर्शन करने के लिए आए, तो वो अपनी जो धनराशि है, जो बजट वो तय करते हैं। मान लिया जाए कि किसी ने 1,000 रुपए का बजट बनाया, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5 रुपए अपील करी उन्होंने। कहां से? माड़ा गांव से अपील करी। जब माड़ा गांव को उन्होंने कहा कि ये माड़ा गांव देश का अंतिम गांव नहीं है, ये देश का पहला गांव है, और उसी दिन उन्होंने वहां से अपील करी कि आप हमारे उत्तराखंड में पर्यटन के लिए आए, धार्मिक तीर्थाटन के लिए आए, तो उस जो आपने अपनी धनराशि इस टूर के लिए निर्धारित की है, उसमें से 5% धनराशि हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए गए हैं, उन उत्पादों को जरूर खरीदें। उनसे उनकी जो प्रतिभा है, उनकी मेहनत है, उनको सम्मान भी मिलेगा और प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो इसलिए देश दुनिया के लोग आ रहे हैं, हम भी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने बोर्ड लगाए हुए हैं। क्यों? भरत जी भाई साहब लगाए हैं ना, पहले इन्होंने गणेश जोशी जी ने लगाए थे, आपने लगाए। आप लोग हर भाषणों में बोलते हैं, कहा हुआ आप बोलते हैं ना हर जगह, बंसल जी भी बोलते हैं, सविता कपूर जी देखिए हमारी मातृशक्ति की प्रतीक है, खजानदास जी जगह जगह जाते हैं। अभी इन्होंने हुनर हाट का इतना कार्यक्रम किया यहाँ पर, शानदार कार्यक्रम। हमारा उसका नाम क्या था, आपकी बात दिया आपने, लोक संवर्धन पर्व, वहां भी आप ही थे ना उसके, एक बहुत शानदार जो है मंच और इसको जो है बांधने का काम करते हैं। बहुत अच्छा संचालन इन्होंने किया था। तो इसलिए आज हमारी जो मातृशक्ति है, उसके आत्मसम्मान और कड़े परिश्रम के द्वारा आत्मनिर्भरता की जो यात्रा आगे बढ़ रही है। और हमारे लिए भी लक्ष्य है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक बहनें लखपति दीदी बने और लखपति दीदी के बाद करोड़पति दीदी बने। मैं आज जो है अपनी सभी बहनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व भी आने वाला है, इसी आ ही गया है, शुरू हो गया है। कुछ बहनों ने मुझे आज रक्षा सूत्र भी बांधा है। मैं रक्षाबंधन की भी आप सबको पहले से ही जो है अभी से बधाई दे देता हूं। और इस बार हमने ये भी तय किया कि हमारी बहनों को रक्षाबंधन के दिन जाने की बस में हम लोग छूट करते थे, लेकिन बाद में मेरे को समझ में आया कि एक दिन बहनें अपने भाई के पास, अपने माता पिता के पास, अपने मायके में जाती हैं, उसी दिन नहीं लौट कर आती हैं। इसलिए उनको एक दिन की नहीं, अब उनको 2 दिन जो है बसों में आने जाने की
पूरी तरह से जो है उनकी यात्रा निःशुल्क होनी चाहिए। ये हमारा एक अपनी बहनों के प्रति सम्मान है, उनके प्रति एक हमारा भाव है कि उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जब उत्पाद आप बना लेते हैं तो ये उत्पाद हमारा केवल उत्पादन तक ही सीमित न रहे, बल्कि उसको डिजाइनिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग, इन सभी से जोड़ा जाए। और हमारा लक्ष्य केवल यही नहीं है कि केवल गांव में कोई उत्पाद बन जाए, आप घर में कोई उत्पाद बना दें। उत्पाद बनाने का तभी लाभ है जब उसको बाजार भी मिल जाए, उसको विपणन का भी अवसर मिले। नहीं तो क्या है कि आप इतनी मेहनत करेंगी, सामान लाएंगी, खरीदेंगी, पैसा लगाएंगी, अगर वो उत्पाद ही आपका नहीं बिकेगा तो हतोत्साहित होने के अलावा क्या रास्ता होगा। और आपने देखा होगा 2021 में, मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं अपनी बहनों को, स्वयं सहायता समूह, 2021 में बहुत सारा उत्पाद आप लोगों ने बनाया हुआ था, सामान भी था, अच्छे अच्छे उसके उत्पाद बने हुए थे, लेकिन महामारी आ गई, कोरोना आ गया था। तब हमने कहा कि सभी को जो है हम एक पैकेज देंगे, हम सहायता करेंगे, और उस समय हमने सहायता का भी प्रावधान 2021 में किया था सभी स्वयं सहायता समूह को। अब मैं कहना चाहता हूं कि हमारी असली सफलता तब होगी जब हमारे उत्पाद गांव से निकलकर बड़े बड़े मार्केटों में जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, देहरादून आएंगे, बंबई जाएंगे, देश के बड़े शहरों में पहुंचेंगे और दुनिया के बाजारों में भी अपनी पहचान स्थापित करेंगे। और इसी दिशा में काम करते हुए हमने हाउस ऑफ हिमालय नाम का जो अम्ब्रेला ब्रांड है उसकी नींव रखी है। अब हाउस ऑफ हिमालय थोड़ा बोलने में थोड़ा कठिन तो लगता है,